Sorry. Yeah. So once again, a very warm good morning and welcome for the React course. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में रिएक्ट एरे के एसोसिएटेड फंक्शनलिटीज परफॉर्म की। ये भी देखा कि एरे की अलग अलग वेज होते हैं कि वी हैव द एरे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस व्हिच वी यूज फॉर द ऑपरेशन। अभी कल के सेशन में लाइक हाफ पार्ट जो था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो उसका मैं एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। और अगर आपको कोई इश्यू अगर आया उस टॉपिक में, ओके, यू कैन जस्ट आस्क मी, तो मैं ब्रीफली फिर उससे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ओके, या सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस पार्ट। तो आज के सेशन से हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट जैसे ऑब्जेक्ट, बट पहले हम रिकैप लेंगे दैट व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर हमने हमारा स्टार्ट किया था फ्रॉम एरे। ओके, और एरे में हमने ये देखा था कि एरे की अलग अलग मेथड्स होती है। ओके, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ एरे, जिनमें हमने एरे को रीड करने के लिए कुछ मेथड यूज की थी, उसके बाद उसको ऐड करने के लिए डिलीट एंड सर्च करने के लिए। ये हमारे फंडामेंटल पार्ट है। किसी भी वेबसाइट में जब आप डेवलपमेंट करते हो, इन एनी वेबसाइट, ओके, यू विल हैव दैट सिनेरियोस। सो जब भी हम किसी वेबसाइट के लिए वर्कआउट करते हैं, वो सिनेरियो आपके पास रहेगा। कौन सा? जैसे आप यूजर का डेटा सर्च कर सकते हैं, इन द सेम वे आप उसका डेटा रीड कर सकते हैं। जैसे डेटाबेस से डेटा आया, फिर आप उसे रीड करके हम डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर मान लेते हैं कि मुझे उस डेटा को क्या करना है, उसमें कुछ नई चीजें ऐड करनी है। ओके, ऑल्सो लाइक वी मे हैव द सर्टेन सिनेरियो जहां पे हमें डेटा डिलीट कर सकते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं जो हम परफॉर्म करेंगे, करते हैं। फिर लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि हमारे पास अलग अलग मेथड होती है, जैसे कि फॉर ईच, फाइंड, फाइंड इंडेक्स, फिल्टर। ये मेथड्स हमने देखी थी। तो जिनमें से रीड करने के लिए हम फॉर ईच मेथड का यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर मुझे डेटा ऐड करना है तो हम पुश और अनशिफ्ट मेथड का यूज करते हैं। अनशिफ्ट क्या करता है, स्टार्टिंग से डेटा इंसर्ट करेगा, और शिफ्ट पुश क्या करेगा, एंड से डेटा इंसर्ट करेगा। इन द सेम वे टू डिलीट द डेटा व्हाट वी यूज लाइक पॉप, शिफ्ट और स्प्लाइस। तो इनमें से जो शिफ्ट होता है वो स्टार्टिंग से डेटा डिलीट करेगा, जो स्प्लाइस होता है वो एंड से डेटा डिलीट करेगा, सॉरी, जो पॉप है वो एंड से डेटा डिलीट करेगा, और जो स्प्लाइस है वो आपको एग्जैक्टली जहां पे यूजर को चाहिए वहां पे वो जाके डिलीट कर सकता है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि लाइक अगर मुझे ये चेक करना है कि किसी वेबसाइट का सॉरी किसी भी एरे का कोई डेटा मुझे जस्ट प्रेडिक्ट करना है कि वो अवेलेबल है या नहीं, तो उस प्रेडिक्शन के लिए हम इंक्लूड्स यूज करते हैं। ओके, एंड देन वी हैव आल्सो सीन वन मोर पार्ट दैट वाज लाइक अगर मान लेते कि मुझे प्रेडिक्ट नहीं करना है लेकिन मुझे वो डेटा सर्च ही करना है, ओके, तो प्रॉपरली करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज फाइंड मेथड। फाइंड रिटर्न में हमें एक ही वैल्यू देता है, फाइंड गिव्स ओनली वन वैल्यू इन रिटर्न। ओके, एंड प्रोबेबली जस्ट अ मिनट। सो फाइंड रिटर्न में एक ही वैल्यू देता है। ओके, और अगर उसको वैल्यू नहीं मिली तो रिटर्न में क्या देगा, अनडिफाइंड। उसी तरीके से मुझे अगर किसी डेटा का अगर इंडेक्स फाइंड आउट करना है, so in that case we use a method called as a find index। हम find index नाम की मेथड यूज करते हैं। ये जो find index मेथड होती है, ये हमें एक तो इंडेक्स देगी या फिर -1 देगी। एंड आफ्टर दैट वी हैव आल्सो सीन दैट कि हम अगर मान लेते कि मुझे फील्ड एक से ज्यादा रिकॉर्ड सर्च करने, मतलब वो सारी की सारी चाहिए जितने भी सर्च हो रहे हैं, सो इन दैट केस वी यूज फंक्शन कॉल्ड एज अ फिल्टर। फिल्टर में एक तो आपको एरे का डेटा मिलेगा या फिर एम्प्टी एरे मिलेगा। उसके बाद हमने एक कंसेप्ट देखा था जहां पे हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, वो कंसेप्ट था प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसमें हमने ये देखा था कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो जैसे स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन होते हैं, जिनमें एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में अगर हम वैल्यू कॉपी करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन उनका अलग अलग हो। लेकिन अगर मान लेते हैं वही अगर मैं एरे के साथ अगर वर्कआउट करूं, तो एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है। उसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वो रेफरेंस से स्टोर होता है, और उसके लिए हमने एक बहुत ही सिंपल सा एक ग्राफिकल एग्जांपल भी देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, वी आर डिक्लेयरिंग वन वेरिएबल। ओके, और उस वेरिएबल में
हम एक एरे स्टोर कर रहे हैं, तो एक्चुअली उस वेरिएबल में उसकी मेमोरी स्टोर होती है, और जो मेमोरी होती है एक दूसरी जगह पे एक एरे क्रिएट हो जाता है। तो टेक्निकली अगर मैं ए इक्वल्स टू बी अगर करता हूँ, तो दोनों को सेम मेमोरी रहेगी। ओके, तो इसे शैलो कॉपी कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज द शैलो कॉपी। शैलो कॉपी में क्या होता है, अगर मैं वेरिएबल ए में अगर चेंज करूंगा तो वेरिएबल बी में भी चेंज होगा। ओके, और इसको अगर हमें अवॉइड करना है, विच इज द गुड प्रैक्टिस, तो हम डीप कॉपी का यूज करते हैं। इसमें हमने एक टेक्निकल वर्ड यूज किया था, स्प्रेड ऑपरेटर। हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं, और ये ES6 का कॉन्सेप्ट है। तो अभी हमने ES6 के दो कॉन्सेप्ट देखे, लेट कॉन्स्ट एंड डीप कॉपी शैलो। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम ES6 के और ज्यादा पैटर्न देखेंगे। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है? अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने के टाइम पे अगर कोई भी इश्यू आया तो आप मुझे बता सकते। ओके, आज मैं ये जो पर्टिकुलर कोड है ये भी गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, और हमारा एक गिटहब का सेशन भी रहेगा। ओके, जहाँ पे उसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एंड इन दैट केस ओनली आई विल शो यू कि आप असाइनमेंट भी कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो गिटहब पे ऑफिशियल एजुकेशन का जो फोरम है, उस पर आप आपके असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। ओके, और एक असाइनमेंट आप एक ही बार अपलोड कर सकते हैं, दैट इज व्हाट द प्रिविजन विच गिटहब प्रोवाइड्स। सो इन किसी भी टॉपिक में किसी के पास कोई क्वेश्चन है? यस, यस, किसी भी टॉपिक में कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? यस, सागर, फैजान। नो सर, फिलहाल तो नहीं है अभी। ओके, फाइन। कल रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई थी, लेकिन आज मैं प्रायोरिटी पे रिकॉर्डिंग पहले अपलोड कर दूंगा। ओके, ड्यू टू सिनेरियो मुझे वो रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं कर पाया मैं, लेकिन आज मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। ओके, तो काइंडली गो विद दिस रिकॉर्डिंग। अगर आपको कोई भी इश्यूज है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के सेशन में हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज समथिंग which is going to be a big important for arrays and functional things. अभी रियल वर्ल्ड में हम क्या ये ऐसे नंबर सिस्टम यूज करते हैं क्या? तो आंसर ही नहीं। नॉर्मली आप क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास, अभी हम थोड़ा सा आर्किटेक्चर पैटर्न पे जाएंगे, तो अभी हम ब्राउजर में काम कर रहे हैं, राइट? वी आर वर्किंग विद ब्राउजर। हम ब्राउजर के साथ काम करते हैं, लेकिन सिर्फ ब्राउजर ही एक ऐसा होता है क्या कि जिसके साथ हम काम करते हैं? तो टेक्निकल भाषा में नहीं, हमारे पास एक सर्वर भी होता है। ओके, सर्वर। सर्वर को करंटली आप किचन रूम जैसा समझ सकते हैं, जहाँ पे सारी चीजें प्रोसेस होती है, और ब्राउजर मतलब आपका डाइनिंग टेबल। ओके, जहाँ पे आप खाना खाते हैं। तो सारी चीजें हमें कहाँ से मिलेगी? सर्वर से। वेरी गुड। तो एक्चुअली सर्वर से हमें वो डेटा मिलता है, बट क्या वो डेटा सर्वर पे रहता है क्या? लाइक किचन में सारी चीजें बाय डिफॉल्ट रहती है क्या? नहीं। तो कुछ चीजें जो होती है डायरेक्टली किचन की डेस्क पे तो नहीं रहेगी, कुछ फ्रीजर में रहेगी, या फिर कुछ आपके लाइक जो साइड कंपार्टमेंट होते हैं उनमें भी रह सकती है। वैसे ही हमारे पास डेटाबेस होता है। क्या होता है? डेटाबेस, जिसमें एक्चुअली ये सारी चीजें स्टोर रहती है। क्या स्टोर रहता है डेटाबेस में? डेटा। जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के लिए आपको अकाउंट चाहिए, तो अकाउंट की डिटेल कहाँ पे स्टोर होगी? डेटाबेस। मान लेते हैं कि आपने एक इंस्टाग्राम पे रील अपलोड की, तो उस रील्स को जो लाइक आते हैं, तो आप कभी भी उसको ओपन कीजिए तो वो कहाँ पे होती है? डेटाबेस पे रहेगी। मान लेते हैं कि आपने स्नैपचैट आपका अनइंस्टॉल हो गया और फिर से आपने इंस्टॉल किया, तो स्नैपचैट की सारी इमेजेस आपको फिर से मिलेगी। तो उनका जो स्टोरेज होता है वो सर्वर पे होता है, बट किसने क्या इमेज अपलोड की है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगी? डेटाबेस। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है डेटाबेस में, ये वाला सर्वर जो होता है ये इसे पुल करता है, और पुल करके किसको दे देता है? ब्राउजर को। अब ये जो पूरा ट्रांजेक्शन होता है, मतलब ये पूरा जो सर्कल घूमता है, ये एक्चुअली वेब डेवलपमेंट का पार्ट होता है, जिनमें से हम ब्राउजर पे करंटली कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो अभी हमारे पास तो खुद का सर्वर है, बट जैसे अगर मान लेते हैं कि
हम अगर ऐसी बात करें कि सर्वर से डेटा आता कैसे, किस तरीके से डेटा आएगा, तो उसका हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे गूगल पे फेक स्टोर ऐसे सर्च करूँ। ओके, तो हमें एक फेक स्टोर एपीआई करके एक वेबसाइट मिलती है। अभी अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो ये, अभी जैसे कि आपके और मेरे पास कुछ सर्वर तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फेक स्टोर सर्वर का एप्लीकेशन का यूज करके डेटा ग्रैब कर सकते हैं। बट अभी हमें वो डेटा ग्रैब नहीं करना है। तो अभी करंटली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने रिसोर्स दिए, राइट। और ये जो रिसोर्स है इसके नीचे लिखा है प्रोडक्ट्स। तो कितने प्रोडक्ट करंटली फिक्स स्टोर में, 20 प्रोडक्ट। कार्ड भी आपको पता है, जैसे कि आप कुछ परचेस कर रहे हैं तो पहले आप कार्ट में ऐड करते हैं, राइट। तो कार्ट में कितने आइटम्स है, 20 आइटम। उसी तरीके से हमारे पास यूजर भी है। यूजर कितने हैं, 10 यूजर। वेरी गुड। तो ये जो स्पेसिफिकली जो पार्ट है, ये एक्चुअली उनके डेटाबेस में ये स्टोर है, और हम वो पर्टिकुलर पार्ट ग्रैब करके देख सकते हैं। अभी अगर मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे कुछ आउटपुट देखें, दिख रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है ऊपर, राइट, और एक कर्ली ब्रैकेट नीचे क्लोज हो रहा है। ये सब नो, इन दोनों के बीच में आपको उस प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की डिटेल दिखेगी। अभी देखिए, मैंने अगर इसको मिनिमाइज किया तो कितने आइटम दिख रहे हैं, 20 आइटम। और ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या है, अरे बराबर है, ये क्या है, अरे। इसको अभी मैं एक्सपांड करता हूँ, व्हाट आई विल डू, एक्सपांड। तो इफ आई जस्ट मिनिमाइज दिस कर्ली ब्रैकेट, तो आपको टोटल 20 आइटम्स मिलेंगे। कितने आइटम्स मिलेंगे, 20 आइटम, बिकॉज ये हर एक प्रोडक्ट इस कर्ली ब्रैकेट में स्टोर है। कहाँ पे स्टोर है ये, कर्ली ब्रैकेट में। मतलब एरे में क्या हम 1 2 3 4 जैसा डेटा स्टोर करते हैं क्या, नहीं। तो ज्यादा करके एरे में इस कर्ली ब्रैकेट का डेटा ज्यादा करके स्टोर होता है, और इसे टेक्निकल भाषा में ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है, अभी अगर मैंने इसे एक्सपांड किया तो क्या एक प्रोडक्ट की डिटेल आप रीड कर सकते हैं क्या यहाँ पे। जैसे कि आपको ये समझ में आ रहा है कि उसका आईडी क्या है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, XYZ, ओके। उसके बाद उसकी प्राइस यहाँ पे दिख रही है, राइट, लाइक 109.95। अभी ये आप डॉलर, रुपीज किसी में भी आप बता सकते हैं, बिकॉज इन्होंने ऐसा दिया नहीं कि किसको। फिर आप उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, कैटेगरीज देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली ये कैटेगरी क्या है उसकी, मेन क्लोथिंग। उसके बाद इमेजेस देख सकते हैं, रेटिंग्स देख सकते हैं। रेटिंग में देखिए 3.9 है। 3.9 मतलब क्या, कि जितने भी लोगों ने वोट किए तो उसमें 3.9 ऑन एन एवरेज मिला। किसी ने एक वोट किया, किसी ने 5 किया, तो ऑन एन एवरेज कितने मिले, 3.9। और कैसे कितने लोगों ने वोट किया है, 120। मतलब रिव्यूज कितने हैं, 120। तो एरे में जो डेटा स्टोर होता है वो तो इंडेक्स पोजीशन यूज करता है। बट अगर हमने ये कर्ली ब्रैकेट यूज किया तो डेटा हम सिंप्लीफाइड वे में स्टोर कर सकते हैं। यस और नो। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा तो डेटाबेस से जो भी डेटा हमें आता है तो हम इस पैटर्न में डेटा सर्वर पे भेज सकते हैं, या फिर भेजते हैं एक्चुअली। और सर्वर इसे कलेक्ट कर सकता है। अभी ये क्यों कलेक्ट कर सकता है, बिकॉज जावा स्क्रिप्ट इसे रीड कर सकते हैं, दैट इज द एबिलिटी ऑफ जावा। तो ये जो करली ब्रैकेट होता है, इसे टेक्निकल भाषा में हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट। और आप इसको और ज्यादा एलेबरेट कर सकते हैं, यू कैन कॉल इट एज अ जेएस ऑब्जेक्ट। क्या कह सकते हैं आप, जेएस ऑब्जेक्ट। तो जेएस ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, लेकिन वो एरे जैसा ही होता है, लेकिन हम उसे कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, और उसमें की और वैल्यू होती है। क्या होती है, की और वैल्यू, ओके। तो की वैल्यू पेयर होती है, लेकिन इसमें जो की होती है वो यूजर डिफाइन होती है। मतलब आप खुद लिख सकते हैं, ओके। तो इसको चलिए अभी हम डिफाइन करते हैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल एंड जस्ट आई विल से जेएस ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। और फिर हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाएंगे और इसको रिप्लेस करेंगे विद दी जेएस ऑब्जेक्ट। लेट्स से, और फिर इसे मैं लाइव सर्वर पे लोड दूँ।
तो दिस विल बी गेट ओपन टू द लाइव सर्वर। और इस ब्राउजर को हम मेन पेज पे लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं करंटली हमारे पास हमारा पेज ओपन है और अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये जेएस ऑब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये इंटरव्यू में बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है। और इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेएस ऑब्जेक्ट एंड एरे। ओके, तो ये बहुत कभी कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं कि जेएस ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स चेक दैट वन। तो मैं रिफ्रेश करूंगा एंड नाउ वी विल जस्ट हैव दैट। ओके, परफेक्ट। सो नाउ जस्ट आई विल गो विद द जेएस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे मैं पहले console.log लिखूंगा। ओके, एंड जस्ट आई विल चेक लाइक आई, मतलब हमारी फाइल ऐड हो गई या नहीं वो मैं पहले चेक करूँ। सो आवर फाइल इज एडेड राइट। नाउ द नेक्स्ट इज यहाँ पे अगर मान लेते कि मुझे एक स्टूडेंट की डिटेल्स ऐड करनी, जैसे अभी प्रोडक्ट की डिटेल थी, जैसे मुझे एक ही स्टूडेंट की डिटेल ऐड करनी, तो हम यहाँ पे लेट स्टूडेंट डिटेल डिटेल्स करके एक वेरिएबल लिख सकते हैं एंड देन वी कैन सिंपली क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है जो कि ओल्डर तरीका है, बाय यूजिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी हम इसे यूज नहीं करते। सो व्हाट वी यूज इंस्टेड ऑफ दैट, वी डायरेक्टली यूज अ कर्ली ब्रैकेट। ओके, अ कर्ली ब्रैकेट। सो अभी ये होता क्या है पहले समझ लेते हैं। इसे लिटरल्स कहते हैं। आप आपकी लाइफ में लिटरल्स बहुत यूज करते हैं। जैसे किसी का नाम होगा समाधान है तो हम उसे समय या फिर सैम कहते हैं। तो उस लॉन्ग फॉर्म का जो शॉर्टकट है उसे लिटरल्स कहते हैं। मतलब ज्यादा बड़ा ना लिखने से हम क्या करेंगे, शॉर्टकट लिखेंगे। ओके, उसे कुछ स्टैंडर्ड भाषा में निक नेम भी कहते हैं। ओके, सो यू कैन जस्ट से इट दैट वे, बट निक नेम ऐसा इंटरव्यू में नहीं बोलना है। लिटरल्स आर द शॉर्ट फॉर्म्स फॉर द इलेबरेटिव क्लासेस और ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ओके, लिटरल्स को हम ऐसे बोलते हैं। जैसे कि इसके पहले भी हमने लिटरल्स यूज किए, जैसे ऐसे भी हम, जैसे नेम, तो क्या हमने ऐसा नेम यूज किया है क्या, पहले यूज किया है राइट। बट इसका लॉन्ग कट क्या है पता है, कुछ ऐसा। इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं। ओके, तो इसके लिए हम लिटरल्स यूज करते हैं। तो किसी ने ये कहा था कि जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसका आंसर है नहीं। जावास्क्रिप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट में सब ऑब्जेक्ट्स, ये स्ट्रिंग भी दिख रही है वही भी ऑब्जेक्ट है, ये कर्ली ब्रैकेट है उसका नाम भी ऑब्जेक्ट है, एरे भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन क्या है, फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट ही है। ओके, लेकिन हम फंक्शन को एज अ फंक्शन टाइप डिफाइन करते हैं। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं आगे चल के और इसे एलैबोरेट करूंगा। But remember, JavaScript is an object-based programming language. One of the part of object-based programming language is object-oriented. Another part is functional programming. Okay, तो ऐसे हम एक्चुअली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक्चुअली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट जैसी नहीं है, क्योंकि यही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो प्योरली ऑब्जेक्ट बेस पे काम करती है। इसमें 98% चीजें ऑब्जेक्टिव होती है और इनमें से अभी जो हम लर्न कर रहे हैं वो है जेएस ऑब्जेक्ट। तो इस कर्ली ब्रैकेट को हम कहेंगे जेएस ऑब्जेक्ट। ओके, तो अभी ये जो जेएस ऑब्जेक्ट होता है इसमें हम डेटा कैसे लिखेंगे। आई विल यूज लाइक नेम ऑफ द स्टूडेंट। ओके, जैसे यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा मयूर। ओके, देन लाइक से एज। तो देखिए हर की के बाद ये जो लेफ्ट साइड होती है इसको क्या कहते हैं, की, या फिर आप इसे प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। इसका स्टैंडर्ड वर्डिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये प्रॉपर्टी और कोलन देने के बाद ये क्या हुई, उसकी वैल्यू। और हर वैल्यू खत्म होने के बाद क्या लिखते हैं हम, बराबर। तो हम यहाँ पे नंबर भी दे सकते हैं ऑब्जेक्ट में। और क्या दे सकते हैं ऑब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पे मैं सिटी, ओके सॉरी, लाइक यहाँ पे लिखूंगा लाइक से इज प्रेजेंट, तो हम यहाँ पे ट्रू और फॉल्स भी दे सकते हैं, मतलब बुलियन वैल्यू भी दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं इसमें, जैसे मैं लिखूंगा सिटी। ओके, अभी सिटी में मुझे दो तरीके से डिवाइड करना है, जैसे कि पिन कोड। ओके,
पिन कोड, और जैसे कि पिन कोड 422002। ओके, और जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइक से लोकेशन या फिर लोकेलिटी। ओके, लोकेलिटी या लोकेलिटी। तो जैसे लोकेलिटी में लिखूंगा, जैसे नासिक में द्वारका। ओके, और फिर सिटी लिखूंगा। सिटी क्या है? नासिक। ओके, तो हम सिटी को ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से हम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लाइक इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड विद, और या फिर हम हॉबीज भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एरे भी दे सकते हैं। हॉबीज क्या है? जैसे कि लाइक प्लेइंग, अच्छा रीडिंग भी है क्या? अच्छा, रीडिंग बुक्स। ओके, और क्या है? Okay, ठीक, हाँ ठीक है, लर्निंग तो बाय डिफॉल्ट है क्योंकि क्लास में एडमिशन इसी नहीं ली। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लेइंग और रीडिंग हम देख सकते हैं, राइट, वी हैव दैट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एरे भी देख सकते हैं। ओके, और इसके साथ साथ जैसे कि मुझे कुछ फंक्शनलिटीज भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अपडेट नहीं। तो हमने कॉल बैक फंक्शन देखा था। ओके, उसी तरीके का और एक फंक्शन होता है जिसको फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं, हम आगे चल के देखने वाले हैं। वो हम कुछ इस तरीके से देखिए, फंक्शन का नाम, फिर राउंड ब्रैकेट, और फिर इसमें हम लॉजिक भी लिख सकते हैं। तो एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें आप क्या क्या दे सकते हैं? स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ऑब्जेक्ट, फिर से ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, राइट। उस ऑब्जेक्ट में फिर से वही लिख सकते हैं। हॉबीज जैसे मैंने यहाँ पे एरे दिया है, और इवन आप फंक्शन भी यूज अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का सबसे पावरफुल लॉजिक है। अगर आपको एरे और ऑब्जेक्ट समझ में आ गए, तो लाइक यू कैन जस्ट नो नियर अबाउट मेनी थिंग्स अबाउट जावास्क्रिप्ट। क्योंकि यही तो चीजें होती है जिनमें कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं। और कंफ्यूजन कहाँ पे आती है उनको? जब वो डेटा प्रिंट करते हैं पेज पे, तब उन्हें ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो एक चीज याद रखिए, ऑब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है, जस्ट उसकी की वैल्यू पेयर होती है। यहाँ तक समझ में आ गए? इन क्वेश्चन क्लियर? यस मयू, सॉरी, यस फैजान, एनी क्वेश्चन? नो सर, अभी फिलहाल तो नहीं। सागर समझ में आ रहा है ये? हाँ सर, थोड़ा बहुत समझ में आया। ओके, सो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली हम ऑब्जेक्ट का यूज करके इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो आज आपके लिए ऑब्जेक्ट की एक असाइनमेंट रही, ऑब्जेक्ट और एरेज। ओके, बट ये असाइनमेंट मैं चेक करूंगा 2 दिन के बाद। तो आप वंस यू डू विद द रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद आप करेंगे। ओके, और इसके अंदर मैं अलग अलग आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करूंगा, सो यू जस्ट नीड टू गो विद दैट असाइनमेंट। इज दैट ओके? फाइन, सो नाउ yeah, just a minute guys.
हेलो। ओके फाइन, आई एम सो सॉरी गाइस। ओके, सो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसे हम कमिट करते हैं। ओके, और फिर से एक नया स्टूडेंट क्रिएट करते हैं। सो आई विल जस्ट स्टूडेंट डिटेल्स कोलन sorry, equals to assign, and then I will just use the next one. तो यहाँ पे हम उसका नेम लिखेंगे, जैसे मैं मेरा खुद का नेम लिखूंगा दीपक कुमार, एंड जस्ट आई विल यूज एज, जैसे कि यहाँ पे 32। ओके, एंड नाउ यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट डेटा डिटेल्स। तो आप ब्राउजर पे देखोगे कि मुझे वो करली ब्रैकेट में। अभी एक चीज याद रखिए, यहाँ पे अगर आपने देखा तो सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाती है, बट इसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि ये अल्फाबेटिकली यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे ए पहले है, इसलिए एज पहले आ रहा है। अभी अगर मुझे एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर रीड करनी, तो हम कंसोल डॉट लॉग उसका नेम, मतलब ऑब्जेक्ट का नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट डिटेल्स डॉट, फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एज और नेम सजेशन में आ रहा है, तो मैं नेम सेलेक्ट कर सकता हूँ, और फिर आप देख सकते हैं कि हम एज को प्रिंट कर सकते हैं। ये हुआ पहला वे। दूसरा वे ये है कि हम कंसोल डॉट लॉग में स्टूडेंट डिटेल्स और स्क्वायर ब्रैकेट देखिए भी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैंने सिंगल कोट ऐड किया तो आपको सजेशन मिलेगा, फिर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हुआ उसका दूसरा वे। और तीसरा वे क्या है, मान लेते हैं मैंने एक वेरिएबल लिखा, जिसमें मैंने लिखा लाइक से प्रॉप, और उसकी वैल्यू लिखी जैसे कि नेम। तो करंटली इस वेरिएबल में क्या टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है बराबर। तो हम कंसोल डॉट लॉग में कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ प्रॉप। ओके, मतलब यहाँ पे लॉजिकली अगर देखा जाए तो नेम ही आएगा ऐसे, बट हमने क्या किया, एक वेरिएबल में उसे स्टोर किया और फिर उसको पास किया। तो ये आगे चल के अरेज में हम ज्यादा करके यूज करते हैं। सर प्लीज रिपीट ये लाइन 20 से 27 एक बार प्लीज। हाँ, तो देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 26 बोल रहे हैं हम, या 20 से लेके। 20 से 27। हाँ, तो देखिए कंसोल डॉट लॉग में हमने स्टूडेंट डिटेल्स पास किया है, दैट इज द कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो ये स्टूडेंट डिटेल यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे लाइन नंबर 20 पे। यस सर। तो पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। अगर मुझे इसकी एक ही वैल्यू प्रिंट करनी, तो उस केस में हम हाँ। ओके। ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, फिर हम उसको कॉल करें, जैसे हमने कंसोल डॉट लॉग कॉल किया, वैसे मैं
ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट डिटेल्स डॉट एज कॉल करो, ये उसका पहला वे होगा कॉल करने का। दूसरा वे क्या है, जो जैसे हम एरे में कॉल करते हैं, जैसे एरे क्या करते हैं, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, वैसे ही हम यहाँ पे सिंगल कोट में इस प्रॉपर्टी का नेम पास करेंगे, फिर भी आप उसे वैसे प्रिंट कर सकते। ये सेकंड वे हुआ। और थर्ड वे क्या होता है, कभी कभी हमें किसी, ये जो नेम प्रॉपर्टी, तो मैंने इसे एक वेरिएबल में स्टोर किया यहाँ, और फिर वो वेरिएबल में यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ओके तो सर। लॉजिकली इसमें नेम आएगा, मतलब इस तरीके से इंटरनली ये ऐसा काम करे, तो ऐसा भी डेटा आपका प्रिंट हो सकता है। नाउ यू कैन सी दैट इट वर्क्स। तो ये डेटा प्रिंट करने के या फिर ऑब्जेक्ट से डेटा एक्सेस करने के तीन अलग अलग वेज। ओके ओके, ओके सर, यस सर। यस। अभी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, जैसे कि मान लेते हैं ये मैंने ऑब्जेक्ट लिखा और मुझे इसको चेंज नहीं करना है, मतलब कुछ भी हो जाए वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट को? सर वेरी गुड। कांस्टेंट। अगर मैंने कांस्टेंट लिखा, तो क्या इसका नेम हम बदल सकते हैं क्या? नो सर। ओके, लेट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट डिटेल्स डॉट नेम इक्वल्स टू मयूर, और अभी हम उसे पास करेंगे। नेम चेंज हुआ, मतलब कॉन्स्ट काम करेगा क्या? क्यों? बिकॉज ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या है ये? नॉन प्रिमिटिव। मतलब अब तक हमने कितने नॉन प्रिमिटिव टाइप देखे? दो। कितने देखे? दो। तो प्रिमिटिव में कितने क्या देखा हमने? प्रिमिटिव में हमने देखा स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन। ओके, उसी तरीके से अगर मुझे प्रिमिटिव डेटा, ये प्रिमिटिव था, अगर उसी तरीके से मुझे नॉन प्रिमिटिव चाहिए, तो नॉन प्रिमिटिव कौन से है हमारे पास? वेरी गुड, एरे, ऑब्जेक्ट। नहीं देखा, ठीक है, एरे और ऑब्जेक्ट। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एरे और ऑब्जेक्ट ये दो नॉन प्रिमिटिव में आते हैं। जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं वो डेटा कैसे स्टोर करते हैं? विथ रेफरेंस। और ये डेटा कैसे स्टोर करेंगे? विथ वैल्यूज। तो यहाँ पे डेटा स्टोर होगा विथ रेफरेंस। ओके, डेटा कैसे स्टोर होगा इसमें? विथ रेफरेंस। ओके, सो आवर डेटा विल बी स्टोर्ड विद द रेफरेंस। और यहाँ कैसे स्टोर होगा? विथ वैल्यूज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या करते हैं कि लोग, अगर मैंने पूछा कि कौन से टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, तो डायरेक्टली प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव है। वो एक्चुअली सेक्शन है। ओके, डेटा टाइप्स हमारे पास पांच ही है, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ऑब्जेक्ट, अनडिफाइंड। कितने हैं? पांच। लेकिन ये दो पार्ट में बाइफरगेटेड। ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन प्रिमिटिव में आता है। और ऑब्जेक्ट की टाइप कौन सी होती है? स्ट्रिंग, सॉरी, ऑब्जेक्ट की टाइप कौन सी होती है? एरे, जेस ऑब्जेक्ट, फंक्शन और नल। ये उसकी टाइप में आता है, डेटा टाइप नहीं आती, उसकी टाइप आती है। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। एरे की डेटा टाइप भी ऑब्जेक्ट ही है। बट अगर मैंने ऐसा कहा कि नॉन प्रिमिटिव टाइप्स कौन सी है, तो क्या आएगा इसका आंसर? एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शंस। वो फंक्शन आगे चल के देखिए। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो अभी क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे हम आइसोलेट कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो हमारे पास, जैसे हमने अभी तक कंसोल देखा है, तो कंसोल तो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारे पास एक स्पेशल क्लास होता है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट। क्या है उस क्लास का नाम? ऑब्जेक्ट। और
उसकी एक स्पेशल मेथड होती है जिसको कहते हैं फ्रीज। क्या कहते हैं? फ्रीज। तो अभी आपको पता है कि फ्रीज क्या करता है, राइट? तो यही काम यहाँ पे हो जाएगा। तो फ्रीज के अंदर अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को पास किया, अभी हम उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो अभी फ्रीज हो जाएगा। तो मैंने उसे कितनी भी चेंज करने की कोशिश की, वो चेंज होगा क्या? नहीं। और ये इंटरव्यू पे कभी कभी पूछा जाता है कि एरे और ऑब्जेक्ट को फ्रीज कैसे किया जाए। तो दोनों को फ्रीज करने के लिए यही यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। एरे को भी अगर आपको फ्रीज करना है तो आप कर सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट को भी आपको अगर फ्रीज करना है तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, यस। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे कॉन्स्ट में एक एरे है, जस्ट अब इसे एरे ऑफ 10, 20, 30, 40, 50, और मैं अभी उसे मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज किया। जस्ट पास द लॉजिक ओवर। तो अभी हम मैंने अगर उसे चेंज करने की कोशिश की, जैसे एरे ऑफ 0 लाइक 1000, और यहाँ पे अगर मैंने लॉग में उसे प्रिंट किया एरे, तो वो प्रिंट जो है वो पुराना ही एरे दिखा है। तो दोनों को फ्रीज करने की कौन सी मेथड है हमारे पास? ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। ये इंटरव्यू में फ्यूचर था, क्योंकि ये 6 का टॉपिक। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज ये कब आया है? ये 6 में। ओके, मतलब ये एडवांस में आया है, पहले ये नहीं था। याद है? क्लियर है? गुड। So this is what we have with the objects. Okay? अभी जैसे हमने एरे यूज किया है, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक लिमिटेशन। क्या है लिमिटेशन? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लिखूंगा, कॉन्स्ट लाइक से लाइक प्रोडक्ट डिटेल्स, या फिर मैं प्रोडक्ट लिखूंगा एंड जस्ट आई विल से प्रोडक्ट लाइक नेम लाइक डेल, या फिर मैं लिखूंगा ब्रांड डेल। अभी ऑब्जेक्ट एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि मैंने अगर दूसरी बार भी अगर यहाँ पे ब्रांड लिखा, और लिखा यहाँ पे मुझे जैसे HP, और अभी अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग में अगर इसे प्रिंट किया तो क्या आउटपुट आएगा? यस, दोनों दिखेंगे, एक दिखेगा या फिर एरर आएगा? सर एक दिखेगा। एक कौन सा दिखेगा? एचपी। और डिल का क्या होगा? सर वो अपडेट हो जा रही ना वैल्यू। वेरी गुड। क्या होगा? वो वैल्यू एक्चुअली अपडेट हो जाती है, और जो बॉटम में रहेगा वो विन हो। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन किसकी है? HP की। मेरा है इसलिए नहीं, यहाँ पे लिखा है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे नीचे ब्रांड जो सबसे बॉटम में रहेगा वो विन हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? तो ये उसका लिमिटेशन है। मतलब हम एक से ज्यादा अगर मुझे प्रोडक्ट स्टोर करने हैं, तो क्या हम स्टोर कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर? एक से ज्यादा प्रोडक्ट अगर मुझे स्टोर करने हैं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं क्या हम उसे? नहीं। बट हम उसको, अगर मैंने ऐसा कहा कि कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स, और मैंने अगर एरे लिखा, तो क्या हम एरे के अंदर उसे स्टोर कर सकते हैं? यस। जैसे हम एरे में 1, 10, 20, 30 ऐसी वैल्यू देंगे, तो मान लेते कि मुझे यहाँ पे 3 प्रोडक्ट ऐड करने, तो हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। इसे कैसे ऐड करेंगे? तो 10 की वजह यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट दूंगा, देन आई विल से नेम एज डेल। दूसरा, जैसे कि नेम एज HP। और तीसरा, जैसे कि नेम एज एप्पल। ओके, या फिर मैकबुक, जो भी आपको चाहिए, पर वो ब्रांड है। और अभी अगर मैंने इसे कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट किया प्रोडक्ट, तो क्या मिलेगा आपको? वो एक्चुअली पूरा एरे मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा? तो एक्चुअली पूरा एरे मिलेगा आपको इसके नीचे। सी, तो ये कैसे मिल रहा है? इसे कहते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हमने अभी यहाँ पे जो लिखा है वो एरे
प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, और इसे क्या कहते हैं? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए उसके नाम में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट का एरे। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में ये लॉजिक यूज करते हैं, और आप ये लॉजिक यहाँ पे भी देख सकते हैं। सेम दिख रहा है? इसको अगर मैंने रॉ फॉर्मेट किया, करंटली मेरे पास यहाँ पे जेएस फॉर्मेटर है, तो मैं वो सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम वो ऑब्जेक्ट में एरे स्टोर कर सकते हैं। ओके, और यही लॉजिक सर्वर से ब्राउजर में डेटा लेके आता है। तो इसका मतलब जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो हमारे सर्वर से भी ऐसा ही डेटा आ सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों अगर आपको समझ में आ गई, इसका मतलब है कि आप जावास्क्रिप्ट में किसी भी लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये समझ में नहीं आए तो जावास्क्रिप्ट में लॉजिक इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूजर इंटरेक्शन के लिए यूज होती है, और इंटरेक्शन के लिए क्या लगता है? डेटा। और डेटा कहाँ पे स्टोर रहता है? ऑब्जेक्ट और एरे में। तो अगर यूजर इंटरेक्शन सीखनी है तो उसके लिए आपको डेटा हैंडलिंग करनी इंपॉर्टेंट है। और जावास्क्रिप्ट में जहाँ पे मशीन टेस्ट में बच्चे फेल होते हैं, वो होता है डेटा हैंडलिंग। वो डेटा ही मैनेज नहीं कर पाते, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक। तो यही हमें ओवरकम करना। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? तो एरे में आप ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, और हर ऑब्जेक्ट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये आता है, क्या हम एरे की प्रीवियस मेथड यूज कर सकते हैं क्या? डेटा ऐड, डिलीट, फाइंड करने के लिए कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं। एक्चुअली एक मेथड यूज करते हैं इसमें से। जैसे मेरे पास यहाँ पे प्राइस है, जैसे डेल की प्राइस है 15,000 रुपीज, कुछ कम है लेकिन ठीक है। डेल की एचपी की प्राइस है जैसे 12,000, और जैसे एप्पल की प्राइस है मान लेते हैं कि 50,000 रुपीज। ओके, अभी मुझे एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है कि मुझे वो सारे प्रोडक्ट चाहिए जो 15 या फिर 15,000 के ऊपर है। तो कितने प्रोडक्ट आएंगे हमारे लिस्ट में? कौन से? एचपी के से क्या क्या आएगा? डेल और एप्पल आएगा, राइट? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक प्राइस, या फिर मैं क्या करूंगा, मिनिमम लिमिट। हम कहते हैं कि मिनिमम कॉस्टिंग कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, जैसे आप ई कॉमर्स साइट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम फिल्टर देते हैं ना, मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट मिनिमम प्राइस, तो मेरी मिनिमम प्राइस क्या है? 15,000 रुपीज। और फिर हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ले हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है, मतलब यहाँ पे लिखूंगा मैं, लाइक सर्च प्रोडक्ट, सर्च प्रोडक्ट। और क्या लिखेंगे हम? प्रोडक्ट्स डॉट डॉट फिल्टर। वेरी गुड, प्रोडक्ट डॉट फिल्टर। और इसमें हमें वो कॉलबैक फंक्शन आएगा जिसमें हमें वैल्यू और क्या मिलेगा? नम इंडेक्स मिलेगा। अभी मैंने अगर इस वैल्यू को अगर कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट किया, ऊपर वाले जितने भी कंसोल है मैं पहले वो कमिट कर देता हूँ, बिकॉज वो बहुत सारा डेटा प्रिंट करता है। या फिर एक अच्छी चीज ये है कि ऐसा ना करते हुए यहाँ पे मैं जस्ट एक लॉजिक लिखूंगा, कंसोल डॉट क्लियर। तो इससे क्या होगा, प्रीवियस वाला लॉजिक क्लियर हो जाए। ओके, तो अभी वो कंसोल वॉज क्लियर, राइट? तो यू कैन सी दैट नाउ हमें लाइन नंबर 60 पे पहला वैल्यू क्या मिलेगी? पूरी ऑब्जेक्ट मिलेगा। दूसरी वैल्यू ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। तीसरी वैल्यू क्या मिलेगी? तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि वैल्यू डॉट प्राइस? लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यू डॉट, देखिए मुझे सजेशन में भी आ गया, प्राइस। सेव इट। और अभी आपको हर एक की प्राइस मिलेगी।
तो हमें इनमें से क्या करना है, प्राइस किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए, हाँ मतलब हम मिनिमम प्राइस से, तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम प्राइस, और फिर हम इसे रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, देखिए दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, सर्च हो गई। तो रियल वर्ल्ड में अगर आप ई कॉमर्स साइट क्रिएट करते हैं तो आपको क्या होगा, आप जस्ट मिनिमम प्राइस लिखोगे, हम सर्वर पे डेटा सेंड करेंगे कि ये मिनिमम प्राइस चाहिए, वो डेटा आ जाएगा और वो यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास सर्वर नहीं है, यहाँ पे मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा है, तो मैं यहीं पे भी फिल्ट्रेशन कर सकता हूँ। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन मेक अ फिल्टर लॉजिक। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? तो कैसे कि हमने एक रिकैप देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन, एक एरे ऑब्जेक्ट डिफाइन किया। उस एरे ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया, उस एरे ऑब्जेक्ट पे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल में मिनिमम प्राइस सेट, फिर मैंने फिल्टर ऑपरेशन लगाया। फिल्टर के अंदर हम कॉल बैक फंक्शन लिखते हैं जिसमें मुझे वैल्यू और इंडेक्स मिलेगा। उस वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं डॉट प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम प्राइस ऐसे सेट कर सकता हूँ, और जो जो वैल्यू मैच होगी वो रिटर्न हो जाएगी, और जितना भी रिकॉर्ड आपका सर्च हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख जाए। ओके, यहाँ तक क्लियर है? गुड। यहाँ तक किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? यस फैजान। देखिए टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो आपको वीडियो देखना पड़ेगा एक बार। जब आप देखोगे, जब आप नोट्स निकालोगे, तो और आपको वो सिंप्लीफाइड लगेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ, यस यस सर। सागर। यस सर। ओके, अगर आपको ये जेएस ऑब्जेक्ट समझ में आ गए, तो नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, जो सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, जिसे कहते हैं डॉम। ओके, सो ये पार्ट एक ऐसा है कि ये एक्चुअल आपकी वेबसाइट को लाइव देता है। तो जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे और डेटा लिस्ट में आ जाएगा, बटन पे क्लिक करोगे और डेटा लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम डॉम का यूज करके कर सकते हैं। सो वी विल सी द डॉम, बट बिफोर दैट वी विल टेक अ 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। ओके, एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन वी विल रिज्यूम इट। हाँ, is used to collect the data from HTML. ठीक है, और कुछ? So tree like structure, और कुछ? So representation of HTML document. ऐसा बोल सकते हैं कि हम इट्स अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। थोड़ा इलेबरेट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वर्डिंग ज़्यादा समझने में थोड़ी डिफिकल्टी है। नहीं, HTML का रूट एलिमेंट HTML ही होता है। तो चलिए डॉम को समझ लेते हैं। ओके, so let's close this one and let's go to the project one more time. Let me put the project in this folder. और इसे मैं फोल्डर क्रिएट करके करूँगा। दिस इज गोइंग टू बी द like Java and just move everything to Java. ये सारे के सारे हम JavaScript में मूव कर, and then I will create the second folder that is the DOM, और इसे मैं अभी VS Code में होता हूँ।
तो जब भी हम HTML का पेज, जब भी हम हमारा HTML का जो कोड होता है वो जो ब्राउजर पे लोड करते हैं, तो क्या वो डायरेक्टली लोड होता है क्या? द आंसर इज नहीं, वो डायरेक्टली लोड नहीं होता। जैसे मान लेते मेरे पास index.html, ओके, क्या है index.html, और इसके अंदर मैंने बेसिक HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट किया। अंदर आई विल से h1 हेलो, और इसको अगर हमने लाइव सर्वर पे लोड किया तो ये क्या डायरेक्टली लोड होता है क्या ब्राउजर पे? ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो क्या ये डायरेक्टली लोड होता है क्या? द आंसर इज नो, ऐसे नहीं होता है। तो होता क्या है, जब भी ये कोड हमारे ब्राउजर पे आता है तो इस पे एक अल्गोरिथम अप्लाई होता है। क्या होता है? अल्गोरिथम अप्लाई होता है, जिसको टेक्निकल भाषा में डॉम अल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉम अल्गोरिथम। तो ये डॉम होता क्या है? डॉम इज नथिंग बट इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अभी इसकी मीनिंग क्या होती है वो समझ लो। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? किसी भी HTML के पेज को हम टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? ओके, क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। मतलब जो HTML का पेज है वो क्या है एक्चुअली? ये तो क्लियर है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? HTML का हर एक एलिमेंट जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट होता है। मतलब अगर HTML है तो क्या रहेगा ये? ऑब्जेक्ट। फिर अगर बॉडी एलिमेंट है तो इसे क्या कहेंगे हम? Object। मतलब HTML का हर एक एलिमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के साथ हमें क्या हैंडल करना पड़ता है? ये क्यों यूज करते हैं हम? फॉर डेटा हैंडलिंग, फॉर CSS हैंडलिंग। ओके, तो जो चीज डेटा हैंडलिंग करती है उसे टेक्निकल भाषा में मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर हैंडल डेटा स्लैश CSS स्लैश लॉजिक। तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब क्या? कि जो हमारा HTML का पेज है उसकी जो एलिमेंट है उसकी लॉजिक, डेटा या फिर CSS हैंडलिंग करने के लिए जो फंक्शनैलिटी लगती है उस फंक्शनैलिटी के मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? डॉम। इससे ज्यादा डॉम कुछ नहीं है। इसे ही छोटी भाषा में कहते हैं डॉम इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ HTML कोड। ओके, तो डॉम का जो डेफिनेशन है वो क्या है? डॉम इज ए लॉजिकल representation of HTML कोड। ओके, HTML कोड। तो अभी क्वेश्चन ये रहेगा कि मैंने जैसे एक वर्ड बताया था कि डॉम एक एल्गोरिथम अप्लाई करता है जिसे कहते हैं डॉम एल्गोरिथम। तो क्वेश्चन ये होता है जब ये डॉम एल्गोरिथम अप्लाई होता है तो एक्चुअली हमारा कोड कैसे दिखता है, मतलब वो कैसे डिवाइड होता है या फिर उसकी ट्री कैसे बनती है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट? तो इसके लिए हम ब्राउजर पे जाए, एंड इन ब्राउजर जस्ट आई विल सर्च फॉर डॉम ट्री, और मैं इमेज पे यहाँ पे क्लिक कर दूं। जैसे आप क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पे कुछ एसोसिएटेड कोड दिखे, दिख रहा है? तो देखिए, जो लेफ्ट साइड में है, वो क्या है? HTML का कोड है, और जो राइट साइड में है, वो क्या है? डॉम ट्री है। तो जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं डॉम ट्री में वो क्या है? ऑब्जेक्ट। और उसे ही हम नोड भी कहते हैं बट हम ऑब्जेक्ट कहेंगे उसे। तो इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो आप देख सकते हैं, तो HTML के कितने चाइल्ड होते हैं? दो, हेड और बॉडी।
हेड का कितना चाइल्ड है अभी मेरे कोड में यहाँ पे? एक है टाइटल, और टाइटल का कितना चाइल्ड है? डॉम टाइटल, ये भी चाइल्ड ही हुआ उसके अंदर वाला कंटेंट है, मतलब उसका चाइल्ड ही हुआ। उसी तरीके से बॉडी के कितने चाइल्ड दिख रहे हैं आपको यहाँ पे कोड में? 3, H1 पैराग्राफ और टेबल। H1 के कितने चाइल्ड है? एक। पैराग्राफ का एक, और टेबल का एक। टीआर है राइट, और टीआर के कितने चाइल्ड दिख रहे हैं यहाँ पे? 3, और हर एक का कितना चाइल्ड है? यस। तो ये होता है ट्री का रिप्रेजेंटेशन। ओके, अभी हम इस, ये ट्री क्यों क्रिएट की गई, इसका भी एक सिनेरियो है। जैसे कि हमारी फैमिली ट्री होती है, जैसे मान लेते हैं कि किसी का रिश्ता आता है किसी के लिए। ओके, मान लेते हैं जैसे वरुण का रिश्ता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ट्री का ही रिश्ता आएगा। तो ऐसा होगा क्या कि कोई फॉरेन से डायरेक्टली रिश्ता आएगा विदाउट कनेक्शन? नहीं आएगा राइट। जो फैमिली ट्री होती है तो वही होता है कि लाइक their relatives, then their relatives, then their relatives, and those these co-relatives। तो ये जो ट्री होते हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे भी वही होता है, हम ट्री ट्रैवर्सल कर सकते हैं। इसको लॉजिकली क्या बोलते हैं? ट्री ट्रैवर्सल। तो डॉम का यूज ट्री ट्रैवर्सल के लिए यूज होता है। मतलब मुझे अगर रिलेशनशिप देनी है बॉडी और टीआर एलिमेंट, तो क्या रिलेशनशिप है यहाँ पे बताइए? बॉडी और टीआर एलिमेंट। तो बॉडी का उस टीआर का? पेरेंट और चाइल्ड। नहीं, पेरेंट कैसे होगा? नहीं नहीं, हाँ। ग्रैंड चाइल्ड, बराबर। ग्रैंड, यस। टीआर ये ग्रैंड चाइल्ड है बॉडी का, या फिर बॉडी ये ग्रैंड पेरेंट है टीआर का। रिलेशनशिप जनरेट हुई, तो यहाँ यस। पे रिलेशनशिप जनरेट कर सकते हैं। इसको टेक्निकल भाषा में ट्रैवर्सल कहते हैं। ओके, अभी हम रिएक्ट में काम करते हैं तो हमें ट्रैवर्सल की कोई चिंता नहीं। बट अगर यही अगर जेक्वेरी होती तो हमें ट्रैवर्सल बहुत ही प्रॉपरली समझ लेना पड़ता। तो जैसे कि अभी हम जेक्वेरी पढ़ने ही नहीं वाले, बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न रिएक्ट जेस, तो इसलिए हमें ट्रैवर्सल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, बट अभी जो हम लर्न करने वाले हैं, वो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट। तो डॉम का कंसेप्ट समझ में आ गया? DOM is the logical representation of HTML code. Whenever a page loads on HTML browser, sorry, when the code loads on the browser, it generates an HTML tree, which calls the DOM tree. DOM tree is used for the traversal, and we can create the relationship between the elements. इतना भी बोल दिया तो आगे वाला आपको क्वेश्चन नहीं पूछे। ओके, यहाँ तक क्लियर था? अभी क्वेश्चन ये आता है कि HTML या फिर डॉम ट्री का रूट एलिमेंट क्या है? तो यहाँ पे आपको रूट एलिमेंट क्या दिख रहा है? HTML, बराबर। तो याद रखिए, कभी भी आप जब कोड लिखते, किसी ने अगर आपको कहा कि रियल डॉम जो होता है इसे क्या कहेंगे हम? रियल डॉम। तो रियल डॉम का रूट एलिमेंट क्या होता है? वेरिएबल। उसका रूट एलिमेंट होता है HTML। वर्चुअल डॉम का रूट एलिमेंट हम डिफाइन करते हैं। index.js में अगर आप गए रिएक्ट के अंदर, तो वहां पे आपको क्रिएट डॉम नाम की एक मेथड मिलेगी। उसके अंदर जो भी आपने एलिमेंट डाला है वो उसका रूट एलिमेंट, वो आपने सिले कुछ भी डाला है, ओके, सॉरी, सेक्शन, आर्टिकल, कुछ भी, वो उसका क्या हुआ? रूट एलिमेंट। तो वर्चुअल डॉम का रूट अलग होता है। रियल डॉम का रूट एलिमेंट क्या होता है? HTML। ओके, अभी क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कि ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका एडवांटेज क्या है? तो चलिए इसका एडवांटेज समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक HTML का पेज और H1 एलिमेंट, और हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, जिसे मैं लिखूंगा main.js, और मैं इसे स्प्लिट टू राइट करूंगा, तो ये लेफ्ट राइट में आ जाए। अभी मुझे इस मेन को मैं जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करूंगा। आई विल यूज स्क्रिप्ट, and then in this I will just say src./main.js। ओके, अभी मान लेते कि मुझे ये जो H1 एलिमेंट है इसके अंदर क्या है? हेलो,
मुझे इस हेलो को चेंज करके जैसे यहाँ पे कोड ड्रिफ्ट ये लिखना है, बट कैसे लिखना है? जावास्क्रिप्ट का यूज करके। कैसे लिखना है? जावास्क्रिप्ट का यूज करके। तो डॉम का काम ये होता है कि ये आपके जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल के बीच में लिंकअप क्रिएट करके देगा। कैसे? हम ये जो H1 एलिमेंट है इसको जावास्क्रिप्ट में कॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। बट इसको कॉल करने के लिए हमें एक स्पेशल फंक्शनलिटी चाहिए होती है, और वो फंक्शनलिटी अचीव करने के लिए जावास्क्रिप्ट का एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है जो हम यूज करते हैं, जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। जैसे आगे अभी इसको याद कैसे रखना? डॉम मतलब क्या? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो बाद वाले दो वर्ड रिमूव कर दिए, पहला क्या है? डॉक्यूमेंट। तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? ओके। अभी डॉक्यूमेंट के पास अलग अलग मेथड्स होती है, तो टोटल 5 टाइप की मेथड्स होती है, बराबर? 5 टाइप की मेथड्स होती है। तो यहाँ पे हम उनमें से एक मेथड यूज करेंगे जिसे कहते हैं क्वेरी सिलेक्टर। क्या कहेंगे हम? क्वेरी सिलेक्टर। ओके। और इस क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम सिंगल कोट में क्वेरी सिलेक्टर पास करेंगे। ये सिलेक्टर वर्ड हमने कहा सुना था? CSS में, बराबर। तो अभी ये कौन सा एलिमेंट है वो बताइए मुझे। सुनो, H1 हेलो। तो ये कौन सा एलिमेंट है? H1 एलिमेंट। तो मुझे अगर इस एलिमेंट को अगर कॉल करना है तो यहाँ पे हम कौन सा सिलेक्टर यूज करेंगे? एलिमेंट सिलेक्टर, बराबर। तो मैं डायरेक्टली उसका नेम लिखूं H1, जैसे CSS में लिखा वैसे यहाँ पे लिखूं। ये रिटर्न में हमें क्या देगा? डॉम का सेकंड वर्ड क्या है? हाँ। तो वो रिटर्न में हमें इस H1 का ऑब्जेक्ट देगा। क्या देगा? H1 का ऑब्जेक्ट देगा। और डॉम का तीसरा वर्ड क्या है? मॉडल। मॉडल मतलब क्या? डेटा हैंडलिंग। तो हमें क्या करना है अभी? इस H1 का जो इनर वाला जो HTML का कोड है वो चेंज करना है। उसका क्या चेंज करना है? इनर HTML का कोड। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिखेंगे, H1 का जो ऑब्जेक्ट है उसका मुझे डॉट इनर HTML का कोड चेंज करना है। क्या चेंज करना है? इनर HTML का कोड। और क्या करना है उसको? कोड ड्रिफ्ट। एंड द गुड थिंग इज दैट अगर मैंने इसे सेव किया और अगर मैं ब्राउजर पे गया तो आपको यहाँ पे कोड ड्रिफ्ट दिखेगा। ओके। इसको मैं यहाँ पे भी रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यू विल सी फर्स्ट इट वाज हेलो, देन इट इज कोड ड्रिफ्ट। मतलब हमने क्या किया? क्या किया हमने? जावा HTML का एलिमेंट यहाँ पे कॉल किया। कॉल करने के बाद उसका क्या जनरेट हुआ यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। और फिर हमने उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी यूज की। देखिए मैंने अगर होर किया तो ये बताएगा कि ये क्या है उसकी प्रॉपर्टी, और उसका नाम क्या है? इनर एचटीएमएल। और उस इनर एचटीएमएल को क्या चाहिए होती है? हमने पास की, बराबर। तो ये स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन कोई भी कुछ भी वैल्यू ले सकता है, इवन ये एरे भी लेता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। पर डायरेक्टली काम नहीं करता, तो उसके लिए हमें लॉजिक इम्प्लीमेंट। अभी अगर मैंने यहाँ पे H11 लिखा तो क्या होगा? मान लेते हैं H2 लिखा। H2 तो है ही। अभी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ओके, नथिंग विल हैपन। वेरी गुड। यस, क्या हो सकता है? फैजान, सागर। अभी अगर मैंने यहाँ पे H2 लिखा तो क्या होगा? एरर आ सकता है, एरर ही आएगा ना सर, एरर ही आएगा। बराबर। क्या आएगा? एरर आएगा। ओके। तो इसको अगर मैंने सेव किया, एक्चुअली एरर नहीं आता है, मैं इसको इलेबरेट करके बताऊंगा।
सेव कर दिया, और अभी अगर मैं ब्राउजर पे गए तो आपको यहाँ पे एरर आए। जरा ध्यान से पढ़िए इस एरर। क्या एरर यहाँ से पढ़िए? ऑफ Cannot set नल, properties of null. ऑफ नल, ये जो वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, क्या है? ऑफ नल। मतलब H2 इस पेज के अंदर नहीं है, तो इस क्वेरी सिलेक्टर ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या दिया? नल। वेरी गुड। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या अभी? नल। और नल पे हम इनर एचटीएमएल अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए ये बोल रहा है आप आप प्रॉपर्टी नल पे सेट नहीं कर सकते। ओके, या फिर नल की प्रॉपर्टी आप सेट नहीं कर सकते। कांट सेट अ प्रॉपर्टी ऑफ। और कौन सी प्रॉपर्टी? यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा है इनर एचटीएमएल। तो हम सेट करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? इनर एचटीएमएल। लेकिन वो होगा क्या? क्यों? बिकॉज ये रिटर्न में नल देगा। मतलब यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि ये जो क्वेरी सिलेक्टर है, एक तो ये नल देगा रिटर्न में, और ऑब्जेक्ट देगा। कौन सा ऑब्जेक्ट? एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर रिटर्न में एक तो नल देगा या फिर एलिमेंट ऑब्जेक्ट देगा? ऐसे लिख सकते हैं हम। Yes. तो लेट्स सेव इट। अभी अगर मैंने यहाँ पे H1 लिखा तो ये हो रहा है। अभी इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने अगर यहाँ पे H1 लिखा, if I just say hello 1 2 3 4, now you will tell me what will happen on output. आउटपुट में क्या होगा? ओके, वेरी गुड। क्या होगा? पहला है बहुत बोथ विल चेंज। और कुछ? वेरी गुड। हेलो 1 2 3 4 एक ही प्रिंट होगा। हेलो 1 2 3 4 प्रिंट होगा। और क्या होगा? फैजान, सागर? दोनों प्रिंट सेम होंगे। प्रिंट, सेम प्रिंट होगा। और एक आंसर मुझे यहाँ पे क्लास में से मिला है। पहले हेलो प्रिंट होगा, और फिर उसके बाद सेकेंड लाइन पे कोड ड्रिफ्ट प्रिंट होगा। ओके, क्या होगा? कोड ड्रिफ्ट प्रिंट। अभी इस लॉजिक को आउटपुट लेने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रिंट क्या हो सकता है। जावास्क्रिप्ट जो होती है या फिर जो ब्राउजर होता है, वो टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है? टॉप टू बॉटम। अभी यहाँ पे आप मुझे बताइए, अगर टॉप टू बॉटम स्कैन कर रहा है तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आएगा दोनों H1 में से, जिसके अंदर हेलो है वो? तो जावास्क्रिप्ट किसे पिक करेगी? हेलो को। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो क्वेरी सिलेक्टर है, ये क्वेरी सिलेक्टर हमें यहाँ पे एक ही H1 एलिमेंट देगा, क्योंकि इसका काम क्या है? एक ही डेटा देना। और ये कौन सा डेटा देगा? जो सबसे पहला होता है। तो सेकंड वाले को वो एंटरटेन करेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे टेक्निकली आंसर क्या आना चाहिए था? इनमें से कोई भी नहीं है। एक्चुअली आंसर आना चाहिए पहले कोड ड्रिफ्ट और फिर हेलो 1 2 3। नहीं, फिर भी नहीं होता। आपको लूप लगाना पड़ता उसको, तब वो। ओके। तो क्वेरी सिलेक्टर क्या होता करता है? सिर्फ हमें सिंगल एलिमेंट देता है। ओके, और वो भी पहला। तो अगर आपके पास 10 भी H1 एलिमेंट है, तो कौन सा अपडेट होगा? जो सबसे टॉप पे है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट या फिर ब्राउजर टॉप टू बॉटम फ्लो करता है, तो उसकी जो लॉजिक होता है वो टॉप टू बॉटम रन होता है। और जावास्क्रिप्ट उसी एलिमेंट को पिक करेगा जो टॉप पे रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये जरा ट्राई करके देखिए, एंड आई विल अपलोड दिस सेशन। ओके, सो अभी जो तीनों, यस, सर कल का जो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो भी मतलब उसका मैंने आज स्टार्टिंग में एक रिकॉर्ड स्टार्टिंग दिया। में कर लिए अपने ना। ओके ठीक। आप एक बार वो देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मुझे बताए, मैं 15 20 मिनट का फिर से एक बार रिकॉर्डिंग कर लूंगा। ओके सर ठीक है। ओके, ओके। फाइन। तो ये जो डॉम है ये हम कल देखने वाले हैं। और आज आप सारे वीडियो देखिए।
मैं आपको असाइनमेंट्स देने वाला हूँ, देयर विल बी लाइक से 2-3 असाइनमेंट्स एक साथ ही दूंगा मैं। अब सारे असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, ओके, एंड देन वन बाय वन आप मुझे वो असाइनमेंट शो करूंगा। इज दैट क्लियर? तो ओके अभी सर। हम डॉम पढ़ने वाले। डॉम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। डॉम अगर समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। और एक चीज याद रखिए, इंटरव्यू रिएक्ट का भी हो तो भी डॉम पूछा जाता है कभी। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम वेदर ऐप का एप्लीकेशन डेवलप करने वाले, पूरा वेदर ऐप। लेकिन उस वेदर ऐप के एप्लीकेशन से पहले हम छोटे छोटे एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। ओके, जैसे कि एक छोटा सा टाइमर स्टार्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे, स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे हम। ऐसे छोटे छोटे एप्लीकेशन पे हम काम करेंगे, जिससे हम बड़ा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। याद है? क्लियर है? मैं जावास्क्रिप्ट को पूरे इलैबोरेटिव तरीके से सिखा रहा हूँ, सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द रिएक्ट आल्सो। ओके, ओके सर। फाइन। या सर सो टोटल 3 रिकॉर्डिंग होंगी ना अपलोड वो अभी 3 रिकॉर्डिंग में बैक टू बैक सारे अपलोड कर दूंगा, एंड ओके प्लीज सर। गो विद द रिकॉर्डिंग। ओके, ओके सर। so थैंक on this note I will stop the session and thank you so much for joining the part. Let's see the next section.